हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट वांट टू से वन थिंग. In case you believe my videos are really helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Please help me reach 500 subscriber count as soon as possible. Now as far as today's video is concerned, ये किन किन चीज़ों के बारे में होने वाली है, क्या लेआउट होने वाला है, एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आज मुझे। जैसे सबसे पहले तो पैडी में एक नया वायरस देखा जा रहा है, वो काफी स्टंट कर रहा है, यानी कि हाइट कम कर रहा है पैडी क्रॉप्स की। तो देखिए, आप ये मत समझिए ये आपके आउट ऑफ स्कोप है, इट इज वेरी मच विद इन योर स्कोप, क्योंकि आपने बहुत बारी जीएम मास्टर पे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत बारी हमने देखा है कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और क्लाइमेट जितना भी है ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसमें कितनी कितनी तरह की क्रॉप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम देखते हैं। तो मैं ये डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, क्लाइमेट कंपैटिबल ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कैसे हमें जो हमारी कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे हमारी कंट्री का आरबीआई है, वैसे ही चाइना, लेबनान और ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो क्लाइमेट कंपैटिबल हो। फिर हम देखेंगे श्रीलंकन सिविल वॉर वो क्या थी, उसमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का क्या से है। फिर हम देखेंगे एलएसडी यानी कि लंपी स्किन डिसीज में कैसे अमूल हैज गॉटन होल्ड ऑफ द एक्सपर्टीज उसको हैंडल करने का, और वो कैसे शेयर करने के लिए आगे आ रहा है। अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एथिक्स इज वेल। फिर हम देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग एथिक्स की केस स्टडी, उसमें आपको एक लाइन ऑफ वो मिलेगा कि क्या आप स्टेप ले सकते हो अगर बाय चांस आपको किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाए जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेंट है और वहाँ पे टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। फिर हम बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक भी इकोलॉजी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके अपने प्रोजेक्ट्स को रोकना शुरू हो गया है कि कहीं वो डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है। फिर हम देखेंगे एक और एथिक्स का एग्जाम्पल कि कैसे एथिक्स भी, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए कैसे नए नए एक्ट जो आ रहे हैं डिजिटल, उनको कैसे एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें हम ऐसी डिस्कस करेंगे। और एस सुब्रमण्यम बालाजी जजमेंट भी जो करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. Okay, so the first article is in Indian Express Network. Paddy dwarfing Punjab Agri Varsity decodes mystery, blames virus first reported in China. देखिए, मैं पहले cursory reading दूंगी इस पैराग्राफ की, फिर उसके बाद मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जो आप एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा और उनको नोट करिएगा। पे अटेंशन एंड लिसन टू मी वेरी डिलिजेंटली। देखिए, बहुत अभी एक दो हफ्ते हो गए हैं कि एक मिस्ट्री डिसीज हमारे सामने आई, साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने आई, जिसमें क्या हो रहा था कि जो पैडी क्रॉप, जो राइस क्रॉप है, उनकी जो हाइट है वो यूजुअल से कम यानी कि डॉर्फिंग उनमें देखी जा रही थी। कहाँ, कौन से, उसमें पंजाब और हरियाणा की स्टेट्स में। तो जो साइंटिस्ट हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, देखिए प्लीज, आपको लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक इंस्टीट्यूट है, हमें क्या लेना देना, पर ये इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पता होगा पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीएम मस्टर्ड का एक प्रोजेक्ट है, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारी ऐसी चीजें पे। आई शुड नॉट, जैसे हम बहुत बारी इंसेक्टिसाइड्स, बटरफ्लाइज के नाम पे भी, साइंटिफिक नेम्स पे भी हम क्वेश्चन देखते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डीकोड किया है कि ये एक्चुअल में डिसीज है क्या जो अचानक से हमारी क्रॉप्स की हाइट कम होने लग पड़ी। तो उन्हें ये पता चला कि जो वायरस है जो इसे कॉज कर रहा है, इट इज सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीट डॉर्फ वायरस, SRB SDV। मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगी, अभी बस सुन लीजिए। जिसको नेम किया गया है सदर्न चाइना के उस पे बेसिस पे, क्योंकि सदर्न चाइना में ही सबसे पहले इस वायरस को रिपोर्ट किया गया था 2001 में। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एज वेल। देखिए, ये जो दिस इंसिडेंस ऑफ स्टंटिंग, इट वाज मोर प्रोनाउंस्ड इन अर्ली। अब एक और ये बहुत जो आपको नोट करना है, ये ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जो अर्ली सोन पैडी क्रॉप्स है, जो मतलब जल्दी उगाए गए हैं, बिल्कुल अपनी सीडलिंग स्टेज पे हैं, उनमें ये ज्यादा देखा जा रहा है, रादर देन जो
थोड़ा सा जिनको उगाए हुए टाइम हो गया है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैरायटी, क्या राइस की वैरायटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्ली सोन पैडी क्रॉस में ये ज्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया है। आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरी डिटेल ऑफ इट, जस्ट लिसन टू मी, अभी मेरे को ये पैराग्राफ खत्म करने दीजिए। एज पर द साइंटिफिक रिपोर्ट, देखिए साइंटिफिक रिपोर्ट ये कहती हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पर अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एक और चीज बताऊंगी कि SRBSDV जो ट्रांसमिट होती है, कैसे फैलती है, कैसे ये पूरा डिजीज आउटब्रेक हो जाता है, लोकल से लेके वाइड स्प्रेड बन जाता है, क्योंकि इनको जो सर्कुलेट करते हैं वो है व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर। ओके, व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर है, दे ट्रांसमिटेड इन अ परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव एंड प्रोपगेटिव मैनर। हमें ये भी देखना है कि परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव और प्रोपगेटिव मैनर क्या होता है। तो ओके, सबसे पहले तो ये जो SRBSDV है, ये जो वायरस है, इसका जीनोमिक मटेरियल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जीनोमिक मटेरियल वायरस का RNA है या DNA है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब तो इनफैक्ट न्यूमेरिक्स भी पूछे जाने लग पड़े हैं, तो इसलिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देती हूँ कि ये जो वायरस है, इसका जो जीनोम है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 डबल स्ट्रैंडेड RNA सेगमेंट्स, मतलब ये RNA जीनोम है इसका। ओके, तो RNA जैसे HIV भी हमने पढ़ा है, HIV में भी RNA है, वैसे ही इसमें भी एक RNA जीनोम है। मैं HIV का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे डिसीजेस का हम देख रहे हैं, लंपी स्किन डिसीज वायरस, हम टमेटो फ्लू का देख चुके हैं, हम मंकी पॉक्स का देख चुके हैं, हर किसी का जीनोमिक मटेरियल देखना जरूरी है। तो इट कंसिस्ट ऑफ जीनोमिक मटेरियल ऑफ 10 डबल स्ट्रैंडेड RNA सेगमेंट्स। और ये देखिए, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इन्हें ट्रांसमिट करता है व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर। जब मैं आपको एक रिसर्च और बता देती हूँ कि इसकी जब ये जब चाइना में इस पे रिसर्च की गई, जब इन्हें पहली बार 2001 में डिस्कवर किया गया, तो तब रिसर्च जब कंडक्ट की तो उसमें भी ये फैक्ट लिखा हुआ है कि इनको ब्राउन प्लांट हॉपर्स या और कलर्ड प्लांट हॉपर्स जो होते हैं, उन्हें वो नहीं ट्रांसमिट कर पाता। इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर दिस। बाय चांस आप सिर्फ प्लांट हॉपर पढ़ लो, आपको लगे नहीं ये तो सेम ही है, प्लांट हॉपर ही तो है, वही तो कॉज करता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, नॉट ब्राउन बैक्ड प्लांट हॉपर। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो आपको एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट और एलिमिनेट करनी आनी चाहिए, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइस में ही नहीं डिसीज कॉज करता। सिर्फ और सिर्फ ये जो आउटब्रेक है वो राइस क्रॉप्स में, पैडी क्रॉप्स में नहीं होता, बल्कि और भी तरह की, ये जो व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर है, ये मेज में, चाइनीज सोरगम में, बहुत सारी ग्रास वीड्स में, इन तरह की, उसमें भी जो ग्रास कम्युनिटी होती है उसमें भी ये डिसीज आउटब्रेक हो सकता है। अब आते हैं हम कौन से क्लाइमेटिक एरियाज में इसका हम सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड राइज देखते हैं, तो वर्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तभी देखिए जो चाइना की बेल्ट है, जो साउथ एशियन बेल्ट है, साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है, वो इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही लाइक करती है, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, है ना। तो जैसे हम लोकस्ट अटैक भी देखते हैं बहुत बारी, हम पाकिस्तान और इंडिया में हर साल लोकस्ट अटैक होता ही है, राजस्थान में, है ना। तो वही हम इसमें भी देखते हैं कि जो इसका क्लाइमेट बेल्ट है वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या होता है कि ये परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव और प्रोपगेटिव मैनर में इसको ट्रांसमिट करता है, देखिए आप इसकी डिसीज साइकिल सुनिए कि इस वायरस की डिसीज साइकिल है क्या। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि एक व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर है जो वायरोलीफेरस है, मतलब वो वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसमें वायरस के वो जीन्स हैं, उसको कैरी कर रहा है वेक्टर के रूप में, ठीक है। अब ये प्लांट हॉपर क्या करेगा, इस वायरस को कैरी करेगा। आप एग्जाम्पल लीजिए साउथ चाइना का ही, क्योंकि सबसे पहले इसमें साउथ चाइना में ही देखा गया था, तो साउथ चाइना से जाएगा नॉर्थ चाइना तक, मतलब इसका जो माइग्रेशन रूट है वो काफी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक माइग्रेट कर सकता है। तो साउथ से ये नॉर्थ चाइना में गया। अब इसने क्या किया, अब ये नॉर्थ चाइना पहुंच चुका है। अब नॉर्थ चाइना जब पहुंच गया तो ये ट्रांसमिट कर देगा वायरस वहां के राइस सीडलिंग्स में। आप समझ रहे हैं, वहां पे जो छोटे छोटे से प्लांट्स उगे होंगे, ये वहां पे वायरस अपना छोड़ देगा, ठीक है। अब ये जो न्यूली कॉलोनाइज एरिया है जहां पे ये प्लांट हॉपर जा चुका है, जहां पे उसने वो अब वहां पे रहने लग पड़ा है, वहां पे अपने एग्स ले करेगा उन इन्फेक्टेड सीडलिंग्स में, राइट। वो सीडलिंग्स भी इन्फेक्ट कर चुका है, उन्हीं सीडलिंग्स पे अपने एग्स भी ले कर चुका है। यही वाला एक इन्फेक्टेड प्लांट हॉपर जो कहाँ से आया है, साउथ चाइना से आया है। अब ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो एग्स ले हो गए हैं, ये एग्स में से निकलेगी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर्स, राइट।
अब ये क्या करेगी, ये जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई ये ऑब्वियसली फीड करेगी इन इन्फेक्टेड सीडलिंग्स पे, है ना। इन इन्फेक्टेड सीडलिंग्स पे इनका जन्म हुआ है, उन्हीं पे थोड़ा प्रोपोगेट करेंगी, खाएंगी, है ना। तो फिर क्या होंगी, क्योंकि अब वो जो सीडलिंग्स है वो तो इन्फेक्टेड है, अब ये भी वायरोफिलर्स बन जाएंगी, है ना। इनमें भी वायरस इन्फेक्शन आ जाएगा। फिर क्या करेंगी, फिर ये जो सीडलिंग्स में से ये जो छोटे छोटे से बच्चे, नई जनरेशन आई है वाइट बैक प्लांट हॉपर की, अब ये क्या करेंगे, ये उड़ने लायक हो जाएंगे, फिर ये डिस्पर्स करेंगे और नए डिसीज आउटब्रेक्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये और कॉलोनाइज और एरियाज को कॉलोनाइज करना शुरू करेंगे। सो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड अ persistent circulative and propagative manner of disease transmission. I hope you got my point. अब हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, सीरियसली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप तो जरूर इसको प्लीज टेक नोट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम दिस एडिटोरियल, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एडिटोरियल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लाइमेट कंपैटिबल ग्रोथ को हम देखते हैं कैसा होता है, आरबीआई ग्रीन चैलेंज। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कर्सरी रीडिंग भी साथ में दूंगी, और साथ में आपको जहां मेरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं वो भी आपको बताऊंगी। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, अब देखिए क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं वर्ल्ड अब बहुत सारी रेपरकशन से डील कर रहा है, हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है क्लाइमेट चेंज का, बहुत सारी एमिशंस बढ़ रही हैं ग्रीन हाउस गैस। तो एक प्रेशर और भी आता है, हमको एक प्रेशर और अपने सिर पे लेना चाहिए, वो ये है कि हमें जो अपनी ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सब कुछ हमें क्लाइमेट कंपैटिबल बनाना चाहिए। मतलब हमारी ग्रोथ किसी भी हालत में ना क्लाइमेट चेंज से हैम्पर होनी चाहिए, ना ही हमारी ग्रोथ क्लाइमेट चेंज को फैसिलिटेट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज में इस ऑथर का ये कहना है कि जो फिस्कल और मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं, फिस्कल अथॉरिटी कौन सी होती है, गवर्नमेंट होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी होती है, आरबीआई होती हैं, या फिर और बैंक्स होते हैं। तो इनका ये कहना है कि अब टाइम आ चुका है कि उनको भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी में ये जो इंटरलिंकिंग है इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और जो सूटेबल पॉलिसी रिस्पॉन्स है उनके साथ भी रेडी रहना चाहिए खुद को। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी तक आपको क्या लगता है कि हमारी आरबीआई ने अभी तक इस चीज़ में क्या किया है, अब ये एडिटोरियल उससे डील करेगा कि अभी तक आरबीआई इस मामले में क्या कर रही है क्लाइमेट कंपैटिबल ग्रोथ के मामले में। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का इंक्लूजन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी रिस्पॉन्स में एक वाइडली कंटेस्टेड इशू है। वाइडली कंटेस्टेड इशू मतलब कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो इस मुद्दे पे कुछ और ही सोचते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स हैं जो इस मामले पे बिल्कुल ही कुछ और सोचते हैं। तो मतलब एक उनमें कॉन्टेस्टेशन है, बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं इस पे, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप असेसमेंट कर लीजिए, बैंक की इंटरनल असेसमेंट कर लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का हमारी क्रेडिट ग्रोथ पे और इन सब पे क्या इम्पैक्ट होगा, पर आप मतलब ऐसा मत करिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको आप बेस ही उस पर कर दें। क्लाइमेट चेंज ही इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो गया अभी कि हम इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस देने लग पड़े। लेकिन फिर कहीं इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं, दे आर्ग्यू दैट क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और सेंट्रल बैंक अगर इस रिस्क को एड्रेस नहीं करेगा देन इट इज फेलिंग टू डू इट्स जॉब, है ना। क्योंकि उसको बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो इंश्योर करना है। अगर मैं कह रही हूँ कि क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हैम्पर करता है, तो मतलब आरबीआई चूक रहा है अपनी जॉब परफॉर्म करने में से। अभी हम ये भी देखेंगे, कुछ इसके एग्जांपल्स भी गिवन है इस एडिटोरियल में, वरना मैं आपको खुद से एग्जांपल्स दूंगी कि कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिट हो सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, तो देखिए अभी क्या यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल बैंक्स कैन गाइड द फ्लो ऑफ फाइनेंस। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सेंट्रल बैंक्स कैसे इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। वो क्या कर सकती हैं कि जो फ्लो हो रहा है, लोन्स दे रही हैं वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज को, वो उसको रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर सकती है। कम लोन दे सकती हैं जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं उनको, ताकि उनका जो सिग्नल है मार्केट को वो क्लियर हो जाए कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रॉस्पर किया जाए, ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ताकि क्लाइमेट चेंज हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिट ना करे। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी है कि कई तरह के सेंट्रल बैंक्स हैं जो काफ़ी दे अडॉप्ट अ रेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस इन दिस कंसर्न। जैसे कौन से सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के जिन्होंने
मुद्दे पे कुछ किया है वो है जैसे बैंक ऑफ लेबनन। बैंक ऑफ लेबनन क्या करता है, वो डिफरेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट्स लगता है लोन्स के लिए जो एनर्जी सेविंग्स में दी जाती हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट पता है, जो हर बैंक को एक कैश रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास डिपॉजिट्स में से, ताकि बाय चांस अगर उनका मतलब कभी क्राइसिस आ जाए, कभी बहुत सारे विड्रॉल्स इकट्ठे हो जाएं, तो उनके पास कुछ कैश इन हैंड हो ताकि वो उस फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर सकें। तो इसमें ये कहना है इनका कि लेबनान क्या करता है, वो जितनी भी एनर्जी सेविंग या रिन्यूएबल एनर्जी और ऐसे तरह के जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जब उन्हें वो लोन देता है, उन्हें पता है कि अभी सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में इतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, विच इज ट्रू, नहीं हो रहे ना अभी, बिल्कुल हम एकदम एकदम नेसेंट स्टेज पे हैं, एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं। जब प्रॉफिट्स इतने नहीं होंगे तो शायद वो लोन डिफॉल्ट हो जाए, शायद वापस ना आए। तो इसीलिए आप कैश रिजर्व प्रॉपरली रखिए, कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि एनर्जी सेविंग इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़े, कोई बात नहीं, आप रिजर्व थोड़ा सा ज्यादा रखिए ताकि हम अगर ऐसा कोई क्राइसिस सिचुएशन में उससे डील हम कर सके। वैसे ही जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, मतलब चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है, बहुत सारे पॉजिटिव इंसेंटिव्स देता है उन कमर्शियल बैंक्स को जो ग्रीन क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं, उन कंपनीज को एक्सटेंड करते हैं जो ग्रीन इकोनॉमी में डील करती हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह सेक्टर में डील करती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। आपको ये पता है, देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अगर आपको बाय चांस नहीं पता, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया होगा, पर मैं आपको बता देती हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक आइडिया क्या है, वो ये है कि कहीं ऐसे वल्नरेबल सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जहाँ पे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको लोन देना इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, जैसे एग्रीकल्चर है ना। बाय चांस देखिए, जो फार्मर्स हैं वो तो हमेशा एक डेट में रहते हैं, उनकी हालत तो बहुत ही बुरी है, लेकिन सरकार का, हमारे सेंट्रल बैंक का ये कर्तव्य है कि वो उनका देखभाल करे। उनको अगर क्रेडिट की ज़रूरत है अपना थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो इसीलिए एग्रीकल्चर, एडुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, MSMEs, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें, ये जो सेक्टर्स हैं, जितने भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स हैं, है ना, जिनकी काफ़ी साइजेबल प्रेजेंस है इंडिया में, दे आर मैंडेटेड टू सेट असाइड 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट फॉर लेंडिंग टू दीज सेक्टर्स। आप एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को भी बस ये समझ लीजिए पूरे लोन में से, वैसे एक डीपर कॉन्सेप्ट है, पर पूरे ऑलमोस्ट नेट लोन में से जितना वो लोन देते हैं, उसका लोन का 40% प्रोपोर्शन उन्हें इन सेक्टर्स में देना होता है, विच इज़ ह्यूज। आप सोच सकते हैं कि जो हमारी RBI है वो इस चीज़ में ऑलरेडी बहुत पहले से अपना काम करना शुरू हो चुकी है। वैसे ही जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, उनका तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में और भी ज़्यादा वो है, उनको 75% अपने क्रेडिट का देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर्स को, विच इज़ huge and also a step in the right direction। ठीक है, अगर एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि what is RBI doing in this sector, देखिए RBI ने 2021 में ज्वाइन किया था द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम एक वॉलंटरी ग्रुप है 116 सेंट्रल बैंक्स का, जो प्रमोट करता है कि आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं वो ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे से शेयर करें, ताकि दूसरी कंट्री उसे अडॉप्ट कर सके। और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। और अगर मैं आपको इसके सेक्रेटेरिएट की बात करूं तो ये पेरिस, यानी कि फ्रांस के पेरिस में बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम जुलाई 2022 की बात करें, एक और स्टेप, मैं आपको पहला स्टेप बता चुकी हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, दूसरा स्टेप मैंने बता दिया RBI ने ज्वाइन किया हुआ है नेटवर्क को इस वाले ग्रीन फाइनेंशियल सिस्टम के। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ कि क्या उसने सोचना शुरू कर दिया है RBI ने, ये हमें पता चलता है क्योंकि जुलाई 2022 यानी कि जस्ट एक महीने पहले RBI ने रिलीज किया था एक डिस्कशन पेपर। जो डिस्कशन पेपर मतलब काफ़ी बैठ के इकोनॉमिस्ट ने, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने आपस में बातचीत की, नए
नए इश्यूज जब आते हैं ना तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी अगर आई तो उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी नई चीज़ें जैसे इवॉल्व हो रही हैं उस पर डिस्कशन पेपर्स आए दिन हम देखते रहते हैं कि निकलते हैं आरबीआई के थ्रू। वैसे ही जुलाई 2022 का जो डिस्कशन पेपर था उसने कवर किया इशू ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस को। ओके, तो उन्होंने बहुत कुछ देखिए इस डिस्कशन पेपर में अगर हम पढ़ेंगे उस डिस्कशन पेपर तो हम उसमें बहुत कुछ देखेंगे कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रेफर्ड अप्रोच होनी चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो हमारे एक्सपोजर्स हैं वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे डील करेंगे, क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए रिस्क के लिए, क्या कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए बैंकिंग सेक्टर को। देखिए मैं आपको पता है एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहे हैं एक्चुअली में, इन्होंने क्या डिस्कस किया, आप उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। चलिए रुकिए, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी ना फिर आपको एक एग्जांपल दूंगी। इन 2021 नहीं, आप अभी सुन लीजिए। देखिए क्या होता है कि आप सपोज करिए कि आपने दिया हुआ एक बैंक है, आपने दिया हुआ है लोन किसी एक सोलर पैनल कंपनी को, ठीक है, सोलर पैनल कंपनी को, या फिर आपने लोन दिया हुआ है किसी एक फार्मर को, ठीक है, आपने लोन दिया हुआ है किसी फार्मर को, उसकी काफ़ी अच्छी एस्टैब्लिशमेंट है, वो काफ़ी बड़े स्तर पे क्रॉप्स उगाता है और उनको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट करता है, मतलब जो क्रॉप्स उग रही हैं वो काफ़ी ह्यूज लेवल की उग रही हैं, है ना, ह्यूज अमाउंट में उग रही हैं। तो लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि बहुत हीट वेव्स आ जाती हैं, बहुत, जैसे हम अभी चाइना में देख रहे हैं, चाइना इज विटनेसिंग इमेंस एंड एक्सट्रीम हीट वेव्स। वैसे ही बाय चांस अगर हीट वेव्स आ गई, वीट क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, वो वीट क्रॉप्स उसकी सारी डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा, वो इंसान का लोन भी बर्बाद हो गया, उसने काफी भारी भरकम लोन लिया हुआ था। अब देखिए ये एक क्लाइमेट रिस्क, अब जो लोन बैंक ने दिया था वो उसका एसेट था। देखिए लोन हमेशा बैंक का एसेट होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो लोन वापस आएगा, है ना, तो वो वापस आएगा और विद इंटरेस्ट आएगा, है ना, विद इंटरेस्ट आएगा, तो ऑब्वियसली वो उनका एक एसेट है, जो उनकी कमाई है, वो जो आप कह सकते हैं बैंक्स की, लेकिन उनका एसेट का एक्सपोजर, उसका एसेट एक्सपोज हो गया क्लाइमेट चेंज रिस्क को। मतलब हीट वेव्स ने जिस इंसान को उन्होंने लोन दिया था उनको काफी बर्बाद कर दिया, इस करते करते जो बैंक ने लोन दिया हुआ था वो भी बर्बाद हो गया एक तरह से। अब वो जो इंसान है शायद उनके एसेट पे डिफॉल्ट कर दे, क्या पता पे बैक ना कर पाए। तो इन तरह के रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया आपको, धीरे धीरे करके हमें बहुत, आप आने वाले टाइम में देखिए, जरूर देखिएगा। आज हम देखते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कहते हैं हमें जॉइंटिस है या फिर हमें कोल्ड है या कुछ भी है, आने वाले टाइम पे क्लाइमेट चेंज भी एक डिसीज के रूप में देखी जा सकती है, जिस तरह से चीजें इवॉल्व हो रही हैं। तो बाय चांस अगर एक बैंक एक मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल को लोन देता है अपना छोटा सा क्लिनिक एस्टैब्लिश करने के लिए, तो फिर अगर उसका लोन वापस ना आया, वो ढंग से नहीं ट्रीट कर पा रहा क्योंकि उस डॉक्टर के पास एक्यूमेन ही नहीं है क्लाइमेट चेंज डिसीज को ट्रीट करने के लिए, तो उसका लोन वैसे भी बर्बाद जा सकता है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, these are very hypothetical examples at the moment, but in some way or the other we can see them or witness them happening in the future. Okay, अगर 2021 की बात करें तो आरबीआई का एक रिसर्च पेपर और था उस टाइम पे जो निकाला गया था, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप बहुत अच्छे से सुनिए, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं वो इन्फ्लेशन को एलिवेट कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे। अगर जैसे मैंने अभी बताया हीट वेव्स आई तो क्या हुआ, जो वीट क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वीट क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई तो वीट क्रॉप्स की सप्लाई बिल्कुल कम रह गई, लेकिन डिमांड तो रहेगी। अब देखिए डिमांड जब बढ़ गई, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, महंगाई, इन्फ्लेशन, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, बहुत कुछ हो सकता है। तो इन तरह के रिस्क को भी देखना बहुत जरूरी है। 2022 में आरबीआई ने इन तरह की और एस्टिमेशंस की कि अगर इंडियन बैंक्स को ग्रीन ट्रांजिशन करना है तो क्या उनका प्रॉपर वे होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि सबसे पहले तो हमारे जो बैंक्स हैं उनका डायरेक्ट एक्सपोजर है पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स का 3 फॉसिल फ्यूल बेस्ड सेक्टर्स तक,
बहुत सारा लोन देती हैं प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, किनको? इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट्स को, केमिकल्स रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट को, ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट को, और तीनों ही एक एनर्जी ट्रांजिशन को विटनेस कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड पावर, है ना। केमिकल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारा की केमिकल इंडस्ट्री भी एक जैसे पहले जो फर्टिलाइजर्स वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हुआ करते थे, अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे शिफ्ट किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल्स आप देख सकते हैं, ई व्हीकल्स, है ना, कितने सारे ई कार्स आ रही हैं। तो इन तरह की ट्रांजिशन हो रही है। तो इंडियन बैंक्स ने अगर इन प्रोमिनेंट 3 सेक्टर्स को लोन्स दिए हुए हैं तो उनको ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है, अब उनको लोन्स किस हिसाब से देने हैं, उनके वो लोन्स वापस आ भी पाएंगे कि नहीं, ठीक है। और वैसे ही ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब इन्होंने कहा ये जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बस ये कहती हैं कि हमें एक रिस्क असेसमेंट करने की बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रहेंसिव रिस्क असेसमेंट करने की। और इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कही है, टू ऐड टू दिस द रिस्क टू पब्लिक ग्रोइंग फ्रॉम डिक्लाइनिंग फॉसिल फ्यूल रेवेन्यू ऑल्सो नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए, आप इस लाइन को शायद नहीं समझ पाएंगे लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। मैं हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा रेवेन्यू उसको आता है कोल बेस्ड कंपनी से, बहुत सारा रेवेन्यू आता है, क्योंकि हम अभी भी एक फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड इकोनॉमी है ना। लेकिन अब हम कर रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन, हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं विंड पावर को और ऑफशोर विंड पावर को, सोलर पावर को, इन तरह की पावर्स को, ठीक है, जहां से एटलीस्ट इमीडिएटली प्रॉफिट्स आने बहुत मुश्किल है ना। लेकिन आप सिर्फ वहां पे एक्सपेंडिचर करते रहोगे, सरकार को एक हद तक तो उन पे सिर्फ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, रेवेन्यू तो नहीं आएगा। अब रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकार के लिए भी बहुत सारी चीजें कम पड़ जाएंगे। देखिए, जब सरकार को रेवेन्यू आता है तभी तो वो बोरो कर पाती है मार्केट से, जब रेवेन्यू नहीं होगा तो बोरो कहाँ से करेंगी, तो उनकी बोरो करना, फिर बोरो नहीं कर पाएंगी तो वो जितने सोशल सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना, जितनी स्कीम्स हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है वो भी इन्फ्रिंज होनी आने वाले टाइम में शुरू हो सकती हैं। While these wheels are turning within the RBI disclosures and risk assessment, बल्कि यही सब कुछ लिखा हुआ है, घुमा फिरा के वही सेम बात बार बार। The RBI's consultation paper shows the bank's inclination to address risks from climate change. It indicates that the regulatory changes are in the offing, yet their direction remains unknown. मतलब ये पता चलता है कि RBI ने सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या डायरेक्शन है इनसे डील करने के लिए ये अभी तक क्लियर नहीं है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द हिंदू के आर्टिकल्स हम देखते हैं। चाइना प्लेजेस सपोर्ट टू श्रीलंका एट UNHRC सेशन। अब देखिए, चाइना इज वेरी स्मार्ट। चाइना ने कैसे इंडिया का भी इंडिया को भी हिट आउट कर दिया इस स्टेटमेंट पे, वो सब कुछ हम देखेंगे। देखिए क्या होने वाला है, कुछ ही हफ्तों में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक सेशन होने वाला है जिनीवा में, ठीक है, जिनीवा में इनका सेशन होने वाला है, और जहाँ पे एक रेजोल्यूशन एक्सपेक्टेड है श्रीलंका के अगेंस्ट, जिन्हें टेबल किया जा सकता है ऐसे रेजोल्यूशन को, जिसमें अभी मैं बताऊंगी श्रीलंका पे क्यों ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह ये सब चली हुई है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस पैराग्राफ की, इस पूरे आर्टिकल की एक कर्सरी रीडिंग जरूरी है, ठीक है। चाइना ने कहा है कि हम कंटिन्यू करते हैं सपोर्ट करना श्रीलंका को, क्योंकि वो हमारे एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम यही हमेशा इंटरनेशनल फोरम पे कुछ भी होगा हम श्रीलंका को हमेशा सपोर्ट करेंगे। और उस तरह से क्या कहा है चाइनीज डिप्लोमेट ने, ये कहा है हम स्लैम करते हैं उन कंट्रीज को फार और नियर फॉर बुलिंग दी आइलैंड नेशन। मतलब कहीं जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल श्रीलंका की नेबर्स हैं, कहीं कंट्रीज हैं वो श्रीलंका से दूर भी हैं लेकिन वो आइलैंड को बुली करती हैं। इसमें इंडिया में भी हिडन हिंट है और USA जैसी कंट्रीज में भी एक हिडन हिंट है। ओके, ये जो चाइनीज ऑफिशियल का ये जो रिमार्क आया है, इट हैज कम अमिडस्ट द कंसर्न, क्योंकि देखिए ये जो श्रीलंका है वो चाहती है कि उनका जो डेट, उन्होंने इतना सारा डेट लिया हुआ है चाइना से, वो उसे रीस्ट्रक्चर कर दे, मतलब ताकि वो जो अभी जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहे हैं उन पे थोड़ा तो बर्डन कम हो जाए, और अगर उनका डेट रीस्ट्रक्चर हो जाएगा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उनको एक बेल आउट पैकेज मिलने में भी आसानी हो जाएगी। देखिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, एक डेट है, एक लोन है, वो लोन का या तो इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर देना,
ताकि वो जो सामने वाली पार्टी है उस पर ज़्यादा बर्डन ना हो। और अगर रिटर्निंग टाइम जो है अगर बहुत कम है, अगले 2 साल में ही वो लोन रिटर्न करना है, तो आप कह दो कोई बात नहीं, आप एक बहुत ही भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आप 10 सालों में रिटर्न कर दिएगा। इसे कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन अभी तक चाइना ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है कि वो डेट रिस्ट्रक्चर करेंगे नहीं करेंगे। ऊपर से श्रीलंका ने और मदद भी मांगी हुई है $4 बिलियन की, उस पर भी अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि चाइना देगी या नहीं देगी। लेकिन देखिए बात ये है कि चाइना बड़ा खुश है। चाइना इसलिए खुश है क्योंकि श्रीलंका ने अभी आसियान समिट हुई थी पीछे, उसमें सारी बाकी कंट्रीज के साथ जैसे बांग्लादेश वगैरह कंट्रीज के साथ मिलके बोला हम रिकॉग्नाइज करते हैं वन चाइना प्रिंसिपल को। वन चाइना प्रिंसिपल मतलब कि तिब्बत, हांगकांग और जो ताइवान, ये सारी ही इंटीग्रल पार्ट्स हैं चाइनीज टेरिटरी के। तो इसीलिए ये इतनी ब्रदरली रिलेशन। और इन्होंने ये जो चाइनीज डिप्लोमेट है जो इतने कटाक्ष कर रहे हैं, उन्होंने इन डेवलपमेंट्स को लिंक किया है ताइवान से। ताइवान से कैसे लिंक किया है? कैसे लिंक किया है? देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ये कही हैं कि ताइवान में क्या हुआ, ताइवान में जो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी सॉवरेनिटी का, इंटीग्रल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वगैरह का, वैसे ही जो श्रीलंका की डिसीजन मेकिंग है, श्रीलंकन डिसीजन मेकिंग जो भी होगी, वो अपने यहाँ पे किसी वेसल को आने देते हैं नहीं आने देते, ये उनका डिसीजन होना चाहिए। थर्ड पार्टीज क्यों इंटरवीन करती हैं, मतलब इंडिया क्यों इंटरवीन करती है, इन तरह की चीज़ें इन्होंने बोली है। और हम देखते हैं पॉइंटिंग टू श्रीलंकन ग्रैपलिंग विद सीवियर, इन्होंने ये कहा है, देखिए वेरी स्मार्टली, देखिए मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के दिखाती हूँ। विल दे हेल्प श्रीलंका टू ईज इट्स ह्यूमन राइट्स क्राइसिस बाय प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट सपोर्ट, और विल दे अगेन यूज ह्यूमन राइट्स एज अ कवर अप टूल टू इंटरफेयर इनटू द आइलैंड नेशंस इंटरनल अफेयर्स एंड कंटिन्यू टू रब सॉल्ट इनटू द वुंड ऑफ श्रीलंकन पीपल? जस्ट लेट्स वेट एंड सी। मतलब इन्होंने क्या कहा है, अब ये जो जिनीवा में ये जो काउंसिल बैठने वाली है 51st, इसमें देखते हैं इन्होंने ये कहा है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इनकी सिविल वॉर हुई इनके अगेंस्ट आज भी अपनी गाते रहते हो कि इन्होंने गलत किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, ये हुई, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ह्यूमन राइट्स क्राइसिस भी चल रहा है श्रीलंका में, पानी नहीं है, खाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग बर्बाद हो चुके हैं, ये भी तो एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है। आप उनके ऊपर और वो लगाना चाहते हो ताकि वो देश बिल्कुल बर्बाद हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। इन्होंने ये बात करने की कोशिश की है। और क्या लिखा है यहाँ पे उनने, बस अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या रेजोल्यूशन पहले लिया गया था 2015 में, क्या सिविल वॉर है, ये सब कुछ मैं बहुत ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम एक रेजोल्यूशन की बात करें, जो 2017 के रेजोल्यूशन की यहाँ पे बात की गई है, और भी जो 2021 में भी एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया चाइना के श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसका नाम है प्रमोटिंग रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका, जिसमें जो 47 मेंबर्स होते हैं यूएनएचआरसी की, उसमें से 22 ने वोट किया था। उस केस में चाइना ने अगेंस्ट वोट किया था और इंडिया ने एब्सटेन यानी कि एब्सेंट रहना चूज किया था, वोट ही नहीं किया था। ये 2021 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। लेकिन क्या ये पहला रेजोल्यूशन था जो श्रीलंका के अगेंस्ट लिया गया था? नहीं, ये पहला रेजोल्यूशन नहीं था। पहले भी एक रेजोल्यूशन जिसका नाम है 30/1 रेजोल्यूशन 2015 में श्रीलंका के अगेंस्ट अडॉप्ट किया जा चुका है, जो उस टाइम पे श्रीलंकन गवर्नमेंट हुआ करती थी उसने एक्सेप्ट भी किया था उस रेजोल्यूशन को, और उस पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। उस टाइम की गवर्नमेंट गोताबाया राजपक्सा वाली गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, आपको पता हो तो। ओके लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई थी यानी कि गोताबाया राजपक्सा की 2020 की, उन्होंने ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स पे तो अपने ही उनकी बहुत सारी चीज़ें इंफ्रिंजमेंट शुरू हो गई ह्यूमन राइट्स पे, तो उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन था उसको भी बिल्कुल ही उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे। देखिए वैसे तो जो यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, अगेन आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो काफ़ी न्यूमरस होती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो ग्लोबल फोरम में आपकी इमेज बर्बाद हो गई, बहुत सारी कंट्रीज आपके साथ डील करना बंद कर देंगी, बहुत सारी इन तरह की इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं यूएनएचआरसी का जो रेजोल्यूशन है वो है क्यों। देखिए श्रीलंका में एक सिविल वॉर ब्रेक हुई थी 1983 में,
बात क्या थी, जो सिन्हलीज डोमिनेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, आपको पता है सिन्हली मेजोरिटी है श्रीलंका में, है ना, तो जो सिन्हली डोमिनेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE को, ये एक इंसर्जेंट ग्रुप था। तो देखिए LTTE क्या करना चाहता था, वो एक सेपरेट स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहता था। तमिल माइनॉरिटी जो है, देखिए एक सिन्हलीज है एक तमिल है, तो वो तमिल माइनॉरिटी के लिए एक सेपरेट जो स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहता था नदर्न श्रीलंका में। नदर्न ईस्टर्न आपको पता है काफी सेंसिटिव रीजन है ना श्रीलंका के, अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो जो सिविल वॉर थी इट लास्टेड फॉर अराउंड 26 years एंड इट गॉट एंडेड इन 2009 विद द डिफीट ऑफ LTTE। ठीक है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ही गलत किया था? ह्यूमन राइट्स अट्रोसिटीज क्या सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी? नहीं, दोनों साइड्स ने, तमिल रिबेल्स ने भी, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी, दोनों ही ने काफी अट्रोसिटीज कमिट की थी इस वॉर के दौरान। और कुछ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि कम से कम 1 लाख लोगों की जान गई थी इस सिविल वॉर के दौरान। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की कि मतलब ये वॉर ख़त्म तो हो गई लेकिन जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वॉर के बाद भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करता रहा। जैसे उन्होंने जो भी उनके क्रिटिक्स थे जो उस टाइम पे जो कहते थे कि जीत तो गवर्नमेंट गई है लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया, उन तरह के क्रिटिक्स को मर्डर, टॉर्चर करना पुलिस कस्टडी में, उनको दे वर फोर्स्ड टू डिसअपेयर फ्रॉम देयर कंट्री, इन तरह की चीज़ें देखी गई। फिर एक 18th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाई गई थी 2010 में। 2009 में देखिए ये वॉर खत्म हो गई लेकिन उधर की सरकार ने 2010 में एक 18th अमेंडमेंट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने डिक्टेटरशिप पावर्स ग्रांट की श्रीलंकन प्रेसिडेंट को, जैसे कि उनका कितने नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्शन हो सकता है एक श्रीलंकन प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, डिसमिस मेंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशंस एंड जुडिशरी तक के मेंबर्स उन्हें, आप सोचिए कि किन तरह की डिक्टेटरशिप पावर्स दे गई, सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के लिए। फिर अडॉप्ट किया क्या इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 30/1 रेजोल्यूशन। देखिए इन्हीं तरह के HR वायलेशन यानी ह्यूमन राइट वायलेशंस को कर्ब करने के लिए एक कंसेंसस द्वारा ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात ये थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया और जो नए प्रेसिडेंट उस टाइम पे है तो उन्होंने काफ़ी स्टेप्स भी लिए, जैसे उन्होंने एक क्रेडिबल जुडिशियल प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारी जो कॉमनवेल्थ के या फॉरेन जज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपको पता है ना जो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी चल रही थी तो आपको पता होगा, तो इन कंट्रीज की उनके जजेस और भी कंट्रीज के फॉरेन जजेस उनको उन्होंने इनवाइट किया कि कोई बात नहीं आप आइए और प्रॉपर एडजुडिकेशन होगी, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे साथ मिलके और जो भी गलतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ की, एक और अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने 19th अमेंडमेंट लेके आए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने नलिफाई कर दिया जो पावर्स प्रेसिडेंट को 18th अमेंडमेंट ने दी थी उनको। ठीक है, लेकिन फिर आए गोताबाया राजापाक्सा की सरकार 2020 में, उन्होंने इस सारे अच्छे स्टेप्स के प्रोग्रेशन को बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि हम जो हमारी कमिटमेंट्स हैं रेजोल्यूशन 30/1 के अंडर हम उनको बिल्कुल नहीं मानते, और क्योंकि वो बाइंडिंग तो है भी नहीं वैसे भी रेजोल्यूशन, तो कोई कुछ कर तो सकता नहीं, तो हम तो ऐसे ही रहेंगे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये जो रेजोल्यूशन कहता है, एंड दिस इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू अग्री टू। ठीक है, अब ये जो हम रीसेंट रेजोल्यूशन 2021 में लिया गया इसने भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया। रिपोर्ट सबमिट हुई थी ऑब्वियसली इनके पास, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन हो गई है श्रीलंका में। इनफैक्ट जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको भी मिलिट्री पर्सोनल को डिप्लॉय कर दिया जाता है उनसे डील करने के लिए। काफ़ी सर्वेलेंस हो रही है जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, NGOs हैं, उनकी सरकार द्वारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस टाइम पे सामने आई। तो फिर ये प्रमोटिंग रिकन्सिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका जो रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया। ओके, अगर हम बात करें UNHRC के बारे में, UNHRC एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के ही तहत यानी कि अंडर आती है। इसको क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 2006 में।
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन आपको पहले पता है कि इसने रिप्लेस किसे किया? इससे पहले भी एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसको रिप्लेस करके ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनी थी। इसका हेडक्वार्टर एज यू कैन सी वेरी क्लियरली इज इन जिनीवा एंड स्विट्जरलैंड। और जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि 47 इसके मेंबर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स होती हैं इसकी। तो इन्हें कौन इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्ट करती है इन 47 मेंबर्स को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया को तो करने देगी, वैसे तो नॉर्थ कोरिया मेंबर भी नहीं है, पर किसी भी ऐसे मेंबर को तो करने देगी जो खुद ही ह्यूमन राइट्स अपने कंट्री में करता है ना। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर खुद की कंट्री में हो रही है तो आप बन नहीं सकते ह्यूमन राइट्स का। दो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है क्योंकि पाकिस्तान है, ऑब्वियसली पाकिस्तान इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, तो क्या कह सकते हैं। पर हाँ, वैसे तो लॉ बाय लॉ ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि कोई भी ऐसी कंट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं इलेक्ट कर सकती जिनकी खुद की कंट्री में इन तरह की कमिटमेंट्स को फॉलो ना किया जाता हो। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 15 मेंबर्स होते हैं वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई सदर्न अमेरिका से होगा, कोई एशिया पैसिफिक से होगा, वैसे ही ये वाली बॉडी भी, ये जो काउंसिल है, ये एक इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही वो करती है, प्रमोट करती है, क्योंकि अफ्रीकन स्टेट्स में से होंगी 13 सीट्स, एशिया पैसिफिक स्टेट्स में से होंगी 13 सीट्स, और लैटिन अमेरिकन और करीबियन स्टेट से होंगी 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोप से होंगी 7 सीट्स, और बाकी सारी जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स वगैरह हैं उसमें 6 सीट्स मिलती हैं। ओके, सो आई होप आई हैव एक्चुअली मेड इट क्लियर। अब हम बात करें चाइना रशिया थ्रेटनिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो चाइना और रशिया हैं वो पूरे वर्ल्ड का जो ऑर्डर है, जो एस्टैब्लिश्ड है, स्टेटस क्वो है, उसको डिसरप्ट कर रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं। जैसे कि आप बीजिंग जो ताइवान स्ट्रेट में उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उनको देख सकते हैं, और मॉस्को की इन्वेजन देख सकते हैं यूक्रेन में। ओके, इट वॉज ब्रीफ ओनली because I have to explain a lot more things today. ओके, अब हम बात करते हैं सेंटर पिक्स 75 डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। देखिए, आप इससे कुछ सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश करिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी हुआ क्या। देखिए, एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एक कैंपेन चल रहा है, आश्वासन कैंपेन। ठीक है, आश्वासन कैंपेन के तहत इसमें क्या करना था, बेसिकली टीबी केसेस को डिटेक्ट करना था 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे झारखंड, उड़ीसा, इनमें जो भी प्रेजेंट है, गुजरात, छत्तीसगढ़, है ना। तो कैसे, डोर टू डोर स्क्रीनिंग, मतलब डोर टू डोर टेस्टिंग के थ्रू। तो ऐसा किया गया, लेकिन हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या है, क्या एक्शन में फिर इसकी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब देखिए, इस आश्वासन कैंपेन को जब रन कर लिया गया एक्टिवली, तो उसके बाद क्या हुआ, ये पता चला कि जो टीबी के केसेस हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में, जो 6 महीने ये कैंपेन चला, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला कि हमने 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया है, आइडेंटिफाई किया है, जहां पे हमें बहुत फोकस्ड इंटरवेंशन चाहिए टीबी के केस में। और हम आने वाले कुछ मंथ्स में हम एम करेंगे कि उनको हम टीबी फ्री बना सकें। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो 6 महीने प्रोजेक्ट आश्वासन कैंपेन चला, उसका डेटा ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है। खैर, ये डेटा ना भी करता हो, साइंस के पास ऑलरेडी ये बहुत पहले से पता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, दे आर मोर वल्नरेबल टू टीबी एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन ग्रुप्स। आप हैरान रह जाएंगे ये बात सुन के। मैं अगर आपको बताऊं कि जो अंडमानीज ग्रुप्स है ना, अंडमानीज टाइप ट्राइबल पीपल है, ऐसा कहा जाता है उनसे तो कभी मिले ही नहीं है। सेंटिनलीज जो ये सब होते हैं, इनसे तो हम कभी मिले ही नहीं, आप उनके देख भी नहीं सकते, सरकार ने तभी तो वहां जाने के लिए भी मना किया हुआ है। तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते, इसलिए नहीं, ऑब्वियसली वो आपको मार भी देंगे क्योंकि आप उनको एक एलियन लगेंगे। लेकिन बात ये है कि आपने एक छींक भी मारी ना वहां जाके, उनका इम्यून सिस्टम उसको तक नहीं ले सकता, दे विल डाई देयर एंड देन, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स। ऐसी स्टडीज कहती हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वाकिफ ही नहीं है किसी हमारे इंसानों के आसपास रहने में, सराउंडिंग्स में। तो वेरी वल्नरेबल टू रेस्पिरेटरी डिसीजेस। ओके, कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है, हमें डेटा तो पता चल गया, लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की
पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखते हैं कैसे इन्होंने क्या किया कि ये देखिए बेसिकली चल क्यों रहा है, क्योंकि इंडिया टीबी फ्री हमें बनाना है 2025 तक, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इन्होंने कहा है कि ओके वेट, वेयर इज दैट रिटन, इन्होंने कहा है एक 3 pronged स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक 3 pronged स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एड्रेस करने के लिए कि ये जो हाई इंसिडेंस ऑफ टीबी है इन सिलेक्टेड 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे पहले क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें जनरेट करनी है डिमांड फॉर टीबी सर्विसेज। देखिए डिमांड फॉर टीबी सर्विसेज का मतलब क्या है, कितना ब्यूटीफुली लिखा है कि पहले तो लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है ना, कि उनको टीबी है। फिर लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके लिए एक ऑलरेडी कोई तरह की कैंपेन, ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, सब कुछ है, और ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको बस रोज़ लेनी है और आप 6 महीने में ठीक हो जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो लोग मांगना भी तो शुरू करें कि हाँ जी हमें ठीक होना है, उसके लिए लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये डिमांड फॉर टीबी सर्विसेज कैसे जनरेट हो सकती है, बाय एंगेजिंग विद द कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स, जैसे ट्राइबल लीडर से बात करें, उनके पंचायत हेड से बात करें, ट्राइबल हीलर से जो उनके वैद हैं अगर कोई ट्राइबल, उनसे बात करें, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उनसे काफ़ी टच में रहते हैं, या फिर जो यूथ है ट्राइबल एरियाज का जो थोड़ा बहुत वाकिफ है इवॉल्विंग सिचुएशन से, जो थोड़े पढ़े लिखे मतलब जो उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं जो टीनेज ग्रुप में हैं, उनसे बात की जाए ताकि दे हेल्प क्रिएट अवेयरनेस ऑन टीबी अमंग्स देम। और बाकी 3 pronged स्ट्रैटेजी में दोनों स्टेप्स इन्होंने क्या बोले हम जो लेंगे, बाकी बचे हुए पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा स्टेप बोल रहे हैं कि हम डिप्लॉय करेंगे 2 ऑफिशियल्स को एट ईच डिस्ट्रिक्ट, फिर 3 ऑफिशियल्स को हम डिप्लॉय करेंगे एट स्टेट टीबी सेल्स। ओके अब देखिए उससे पहले हमें जानना है थोड़ा बहुत टीबी के बारे में। तो टीबी कॉज क्या करता है, ये वायरस डिसीज नहीं है, वायरल डिसीज नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। क्यों, क्योंकि इसे एक बैक्टीरियम कॉज करता है। देखिए बैक्टीरिया इज अ प्लूरल, बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर। ओके सो एक बैक्टीरियम है जो इसे कॉज करता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके ये बिलोंग करता है एक फैमिली को जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियासे, और ये माइकोबैक्टीरियासे इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 200 मोर मेंबर्स। ओके अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ टीबी करता है, नहीं, मैंने बोला और भी तरह के मेंबर्स हैं, तो इनके जो और मेंबर्स हैं वो साथ साथ लेप्रोसी ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी, दे इनफेक्ट एनिमल्स एज वेल। माइकोबैक्टीरियम डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट्स डिजीज कॉजिंग ability to humans only, it can infect a wide range of animals। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं जो टीबी इन्फेक्ट करता है वो पल्मोनरी एरिया को, जैसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, जो लंग्स, पल्मोनरी इज अ वर्ड विच इज एसोसिएटेड विद लंग्स, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ओके तो लंग्स को जो इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, वो होता है पल्मोनरी टीबी। लेकिन ऐसा भी टीबी होता है, अगर आप जानते हैं ब्रेन टीबी होता है, जैसे बहुत सारे और टीबी जो होते हैं वो जो अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं अदर देन लंग्स, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ओके तो देखिए टीबी कोई एक न्यू डिसीज नहीं है, आपको पता है ये तो जन्मों जन्मांतर से चली आ रही है। इट इज़ अ वेरी एंशंट डिसीज। और सबसे पहले अगर हम बताएं कि कहाँ से इसका अगर हम देखें ट्रेसेस, तो इजिप्ट तक में थे एज अर्ली एज 3000 BC, तब भी इनको डॉक्यूमेंट किया गया है इस डिसीज को, है ना। और अगर हम बात करें तो कैसे स्प्रेड होता है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर ऑफ कोर्स। अगर कोई इंसान है जिसको टीबी है वो कफ करे, स्नीज करे और जो जर्म्स है वो रिलीज करे एयर में, तो उससे फिर दूसरा वाला जो इंसान है उसे इनटेक कर सकता है। अगर हम बात करें इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं, मैं बहुत बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमने बताया कि 2025 तक, यहाँ भी लिखा है 2025 तक इसे हमें कर्ब करना है, तो वैसे ही एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन है जो 2017 में स्टार्ट हुआ था, और इसका एम यही है कि इसे कर्ब करना है 2017 से 2025 के बीच में। फिर एक निक्षय प्रोग्राम है, नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे जितने भी केसेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल पोर्टल में इकट्ठी होनी चाहिए। निक्षय इकोसिस्टम जिसे कहते हैं। फिर एक निक्षय पोषण योजना भी है। निक्षय पोषण योजना में क्या होता है, NPY, इसमें फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उन लोगों को, बताया जाता है घर जा जाके, सच में घर जा जाके, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ये आपको दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों के लिए इतना पैसा है और वो पैसे हम आपको देंगे, ये सरकार करती है। फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ये एक अवेयरनेस क्रिएशन कैंपेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो अभी इसकी वैसे तो हम BCG वैक्सीन लगा देते हैं, मोस्टली BCG वैक्सीन लगाते हैं, पर एक स्पेसिफिकली टीबी के लिए वैक्सीन है 2 जो बनाई जा रही हैं इंडिया में।
जो अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल लेवल पे हैं, एक वीपीएम वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक एमआईपी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट आई जस्ट हैड टू टेल यू। ओके, अगर हम बात करें अब थोड़ा सा ब्रीफली जो और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, फिर मैं लंपी स्किन डिसीज का बताती हूँ क्या है। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एन एथिक्स का एग्जाम्पल, अगेन समथिंग फॉर यू टू वेरी डिलिजेंटली लिसन टू। ओके, अगर हम बात करें जो कोड ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी CCPD है, उस कोड आपको पता है जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016, उसके तहत ये कोड बनता है जो इन तरह के केसेस को एडमिनिस्टर करता है और फिर डायरेक्शंस देता है, गाइडलाइंस देता है। वही कोर्ट ने बोला है, ऑर्डर किया है प्रेक्टो को। प्रेक्टो क्या है? एक ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। उसको बोला है कि आप अपनी वेबसाइट को और अपनी ऐप को फुली एक्सेसिबल बनाइए डिसेबल्ड पीपल के लिए। ठीक है, आप लीगल रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस जो एक्सेसिबिलिटी बनाने में है इन तरह की वेबसाइट और ऐप्स को, आप उनसे नहीं कंप्लाई करते। और आप ये मत सोचिए कि सरकारी ही ऐप्स को, सरकारी ही वेबसाइट्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनना होता है, प्राइवेट कंपनीज को भी बनना होता है। आपने ढंग से लॉ नहीं पढ़ा क्या? तो अब बताइए कि लॉ इस बारे में क्या कहता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 46 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 वो ये सेट करता है 2 ईयर टाइमलाइन, मतलब 2018 तक तो हो जानी चाहिए थी। 2 साल की टाइमलाइन उन्होंने सेट की थी सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे हमने प्रेक्टो देखा, प्रेक्टो एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, कि उनको चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको अपनी सर्विसेज को दे हैव टू डू एवरीथिंग इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी रूल्स। उनको एक्सेसिबल बनाना है, जो जिन तरह के लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें साउंड होना चाहिए, अगर कोई इंसान नहीं देख सकता तो उस पर एक ऑडियो वो होना चाहिए कि क्या कहते हैं, इन तरह के तरीके से आप बना सकते हैं एक वेबसाइट या पोर्टल को डिसेबल्ड फ्रेंडली। अगर हम बात करें कॉन्विक्शन रेट की, देखिए कॉन्विक्शन रेट क्या होता है कि केसेस आए, आप पे केस लगाया गया लेकिन आप दोषी होके नहीं, ये दोषी साबित होने को कहते हैं कॉन्विक्शन, जब आप दोषी साबित हो गए। तो अगर हम बात करें केसेस आए हुए में से और केसेस कितने कॉन्विक्शन है, तो कॉन्विक्शन रेट CBI ने रिकॉर्ड किया है 67.56% निकला है 2021 में, जो ऑब्वियसली कम है 2020 से, क्योंकि 2020 में 69.83% था। ये किसने बताया है? देखिए, एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सबमिट करता है CBI को, उसके तहत ही ये बात पता चली है। ओके, अब हम बात करते हैं विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट लाइकली टू फेस इंक्वायरी। ओके, देखिए अब क्या है, एक इंडिपेंडेंट पैनल बैठा है वर्ल्ड बैंक का, वो क्या कंसिडर कर रहा है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल स्तर पे भी ये वर्ल्ड बैंक क्या है, देखिए वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को अंडरटेक करता है। वर्ल्ड बैंक का काम ही है डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लोन देना, और IMF का काम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम्स पे लोगों को बेल आउट पैकेज देना। आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो है इन तरह के वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक में भी काफ़ी सारा चेंजेस आ रहा है, जितने भी उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो डैम्स हैं जिनके लिए भी वो लोन देते हैं, अब वो देखने लग पड़े हैं कि वो लोन जो हम जिस उसको दे रहे हैं, क्या वो इकोलॉजिकली इंफ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहा, वहाँ के लोगों को जो रिहैबिलिटेशन है। बहुत अच्छा एथिक्स का भी एग्जाम्पल है कि किस तरह से, सच में किस तरह से जो वहाँ का रिहैबिलिटेशन करना मुश्किल हो जाता है, लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है, आइए हम देखते हैं। देखिए, एक इंडिपेंडेंट पैनल बैठा है वर्ल्ड बैंक का, वो कंसिडर कर रहा है एक प्ली को, जिनके जो एक रेजिडेंट्स ने डाली है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स ने। चमोली आपको पता है उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट वही है जहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपना जो हगिंग द ट्रीज मूवमेंट चालू किया था। तो वहाँ का एक हार्ट विलेज है, उन्होंने एक प्ली डाली है वहाँ के रेजिडेंट्स ने कि आप इन्वेस्टिगेट करिए इन्वायरमेंटल डैमेज, जो आपका ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जिसका नाम विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये बात है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ 444 मेगावाट प्रोजेक्ट, और ये कौन बिल्ड कर रहा है? इट इज़ बीइंग बिल्ड बाय तेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक पार्शियली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है ये। ओके, नॉट फुली प्राइवेट, ऐसा नहीं है।
और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को प्राइमरीली फंड भी वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जिसका फंड सैंक्शन हो गया था 2011 में। ऑलमोस्ट 40% इसका फंड तो अभी तक रिलीज भी हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी एक स्तर तक पहुंच चुका है इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट। लेकिन रेजिडेंट्स का ये कहना है अपनी कंप्लेंट में कि जो मक डंपिंग है ये काफ़ी डैम से जो आ रही है, ये थ्रेटन कर रही है हमारे लोकल लक्ष्मी नारायण टेम्पल को, जो एक काफ़ी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस का एक साइट गिना गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी। मक डंपिंग क्या होता है? जितनी भी डर्ट फिल्ड वगैरह जो वहाँ पे आप डंप कर देते हैं, आप अपना कर रहे हैं खुदाई वगैरह, फिर उसको उठा के आप साइड पे डालते रहते हैं, कभी कभी किसी के घरों के वहाँ डाल देते हैं, वही उसे मक डंपिंग कहते हैं। ठीक है, मक इज कॉल्ड डर्ट और फिल्थ। तो अगर हम बात करें और क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी इकोलॉजिकल डैमेज भी हो रहा है। और इनफैक्ट प्रोजेक्ट ने जो फोर्स कर दिया है एक रीसेटलमेंट। देखिए लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, बड़ा यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। देखिए सितंबर में भी एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, लास्ट सितंबर में। तो कम्युनिटी मेंबर्स ने ये कहा था, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है जब ये कंप्लेंट डालेगी, कि जिन कम्युनिटी मेंबर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हमें कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हम नहीं रिलोकेट करना चाहते, हमारा घर यहाँ है, हम क्यों रिलोकेट करें, तो उनको एविक्ट यानी कि जबरदस्ती वहां से निकाल दिया गया अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। एंड सम वर इवन लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, विच इज डेंजरस। मतलब वैसे तो आप कहते हो ये सारे वॉलेंटरी होता है, लोग मना भी कर सकते हैं अगर वो नहीं हो तो, फिर प्रोजेक्ट नहीं हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो कहाँ गई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट? यहाँ पे लोगों ने मना किया तो आपने उनको जेल में डाल दिया। तो यही सारी बातें इनसे सामने आती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉट बीइंग अंडरटेकन इन सच केसेस। ओके, और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये थर्ड कंप्लेंट है, 2 बार ऑलरेडी कंप्लेंट जा चुकी है कि हमारे यहाँ का जो मंदिर है काफ़ी पूजनीय है, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, उनको भी आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लंपी स्किन डिसीज विल नॉट इम्पैक्ट मिल्क प्रोडक्शन। ओके, देखिए अमूल जो है, अमूल के जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है RS सोडी जी, उन्होंने ये कहा है कि जो गुजरात में सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। ओके, अंडर कंट्रोल कैसे है? क्योंकि डिसीज विल नॉट इम्पैक्ट द मिल्क प्रोडक्शन, सेल्स और इट्स प्राइसेस इन द लॉन्ग रन। इन्होंने ये कहा है। मैं आपको वैक्सीन बता चुकी थी जो लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में जो गोट पॉक्स वैक्सीन के अगेंस्ट बनाई गई थी ना, गोट पॉक्स वैक्सीन हमारे यहाँ पे आया था, गोट पॉक्स आया था, तो तब उनके अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई गई थी वो मोस्टली हम वही वैक्सीन को अब यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं तरह को हमने पेस अप कर दिया उसकी वैक्सीन का स्टॉक वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि अमूल ने काफ़ी हद तक, ये कोऑपरेटिव है अमूल, आपको पता है, हमने काफ़ी एक्सपर्टीज अपनी हासिल कर ली है इसमें, हम इनफैक्ट सामने आते हैं वॉलंटरली और बाकी स्टेट्स को भी हेल्प करने में। इन्होंने कहा है कि सबसे मंत्रा ये है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करिए आप इस डिसीज को कर्व करने के लिए। और इन्होंने ये कहा है कि देखिए गुजरात में हमने क्या किया, हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत बहुत तेजी से सब देने लग पड़े। गुजरात में 91,000 केसेस आए थे LSD के। उसके बाद लेकिन अगर हम बोले मिल्क प्रोडक्शन कम सिर्फ और सिर्फ 0.25% से हुआ, जबकि कहा जाता है 100% कम हो जाता है मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि गाय क्या होती है ना, गाय को या फिर कैटल, काउज और बुल्स, और जो आप कहते हैं अपना जो वाटर बफलोज होती हैं, एशियन वाटर बफलोज, ब्यूबलिस, उनमें ये देखी जाती है लंपी स्किन डिसीज, है ना। तो क्या होता है कि उनके खाने का मन नहीं करता, वो खाना छोड़ देती हैं, तो फिर मिल्क नहीं दे पाती है ना, यही होता है बेसिक रीजन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रॉपरली वैक्सीनेशन को किया है। और इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि वी हैव हैड अ गुड मानसून, तो मिल्क प्रोडक्शन वैसे भी इंप्रूव ही होगा। देखिए गुड मानसून से कैसे मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा, कैसे होगा? क्योंकि अगर अच्छा मानसून होगा, अच्छी बारिश होगी, अच्छी घास उगेगी, अच्छा फॉडर उगेगा, उनका खाना ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली उनको न्यूट्रिशंस पूरे मिलेंगे, प्रोटीन्स पूरे मिलेंगे, और वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएंगी। अचीविंग 2070 नेट जीरो टारगेट कुड बूस्ट इंडिया GDP रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट आई है सामने जिसका नाम है द गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने क्या कहा है कि जो हम अचीव कर लेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट, जो 2070 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कमिट किया है ग्लासगो कॉप में 2021 में, वो इंडिया की इकोनॉमी को डिसरप्ट नहीं करेगा। हमारे लिए ये कोई इकोनॉमी और इकोलॉजी का बैलेंस मेंटेन बड़ा आसानी से हो जाएगा। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी साथ में, अगर हम तरीके से नेट जीरो कर लेते हैं 4.7% से। रिमेंबर दिस फैक्ट, रिमेंबर दिस डेटा, कि 4.7% से हम ग्रो करेंगे GDP टर्म्स में बाय 2036।
और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक यहाँ पे ये भी लिखी है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आर ड्रिवन इन पार्ट बाय एन इम्प्रूव्ड ट्रेड बैलेंस अमाउंटिंग टू $236 बिलियन ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड फॉर फॉसिल फ्यूल्स। इसका मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ का? मैं बताती हूँ आपको कि क्या है, हम इकोनॉमिकली कैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि हम क्या कह देंगे, हम धीरे धीरे विंड पावर, सोलर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी में भी, विच इज़ डाउट, अभी तो काफ़ी डाउटफुल है, पर देखते हैं क्या होगा। लेकिन इन तरह के पावर्स पे जब हम ज़्यादा रिलाई करने लग पड़ेंगे, आपको ये पता है फिर क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कैसे कम हो जाएगा, क्या ताल्लुक है इस चीज़ का? क्योंकि हम एक 85% इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है ऑयल के केस में। हम अपना 85% से भी ज़्यादा ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो बाहर जितना भी प्राइस चल रहा होता है वो हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। बढ़ गया तो हमारे देश में भी इन्फ्लेशन आ जाती है, इकोनॉमी डिस्टर्ब होने लग पड़ती है। पर जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलाई करने लग पड़ोगे, है ना, अपने नेट टारगेट को पूरा करने के लिए, तो वैसे ही आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा तो आप ट्रेड सरप्लस में आ जाओगे डेफिसिट की जगह, और आप काफ़ी ज़्यादा गेन करोगे। ओके, यही सब कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अभी मैंने आपको बताया कि आप 2070 तक अगर ऐसा कर लें, लेकिन बोला कि अगर आप नेट जीरो टारगेट बाय 2050 अगर करेंगे तो आपकी इंडिया की इकोनॉमी 7.3% से और एनहांस कर जाएगी जीडीपी। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि नेट जीरो एमिशंस को अगर 2070 तक आपने लाना है तो आपको एक इकोनॉमी वाइड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी $10.1 ट्रिलियन की अभी से ही। और अगर 2050 तक आपको ये करना है तो $13.5 ट्रिलियन की थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अगर आप जल्दी नेट जीरो टारगेट अटेन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आर्मी स्पीड्स अप प्रोक्योरमेंट ऑफ लाइट टैंक जोरावर फॉर LAC। देखिए क्या हुआ है कि एक जोरावर जो एक लाइट टैंक है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मेक इन इंडिया के अंडर ही इसको बनाया गया है। तो एक लाइट टैंक है जिसे डिप्लॉय, टैंक पता ना आपको, जो जिससे हम फायरिंग होती है टैंक, उसी से, तो फायरिंग टैंक जो होता है वही है ये, एक लाइट टैंक है जोरावर। इसकी प्रोक्योरमेंट को एनहांस किया जाएगा क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट के उस पर भी ये इसको डिप्लॉय किया जा सकता है ईस्टर्न लद्दाख वाले एरियाज़ में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये हर तरह के टेरेन में कर सकता है, रेगिस्तान में भी चल सकता है, बर्फ़ में भी चल सकता है, हर तरह के टेरेन में, ऑल वेदर कंडीशंस, बारिश हो, रात हो, दिन हो। और ड्रोन इंटीग्रेशन भी इस टैंक से की जा सकती है, AI टेक्नोलॉजीज भी इनसे इंटीग्रेट की जा सकती हैं। तो काफ़ी मल्टी पर्पस टैंक साबित हो सकता है जोरावर। ओके, और हम चाइनीज़ जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनको ओवर पावर भी कर सकते हैं। एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल फंक्शन ऑल ईयर। जस्टिस ललित, देखिए अगर आपने मेरी कल की वीडियो सुनी है तो मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 71,000 से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस क्यों हैं, है ना, 71,411 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज द नंबर, एग्जैक्ट नंबर, है ना। तो क्या रीज़न है, उसका रीज़न फिर उस एडिटोरियल में ये बताया गया था कि आर्टिकल 136 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑलमोस्ट हर किसी को पावर देता है कि कोई भी तरह का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी आपका, कोई भी उन्होंने ऑर्डर दिया है, कोई जजमेंट दिया है, आप फ्री हो, आप उसे अपील कर सकते हो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो इतनी सारे पेंडिंग केसेस इसी वजह से हैं क्योंकि कोई भी एक कोर्ट के ऑर्डर से, जजमेंट से खुश नहीं होता, वो अपील कर ही देता है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए इतना पेंडिंग है। और इन 71,000 में से 53 केसेस उस एडिटोरियल ने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस क्या होते हैं, जिसमें मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे बेंच पे, उसे मिनिमम कह रही हूँ मैं, 7 भी हो सकता है, 13 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने जजेस बैठेंगे क्योंकि वो काफ़ी ग्रीवियस कंसर्न, उसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजेस केस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस वो होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन वो डिसाइड करनी होती है, फिर सारे जजेस मिलके आपस में उसको डिस्कस करते हैं। मतलब एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इंटरप्रेट सही भी किया जा रहा है कि नहीं। और आपको पता है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जिनको जिम्मा दिया गया है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जज इस केसेस। तो फिर इन्होंने यही कहा है कि वो जो हमारे जस्टिस उदय उमेश ललित जी हैं, जो हमारे he has taken oath as the 49th Chief Justice of India on August
27/2022, तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट विल मेक श्योर कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पूरे साल फंक्शन करता रहे एटलीस्ट, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चलता रहे, ताकि जो इन तरह के केसेस जो इंटरप्रिटेशन मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जल्दी से जल्दी इनको निपटाया जा सके। और उन्होंने कहा है कि मैं ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दूंगा अपने टेन्योर में, जो टॉप कोर्ट केसेस आएंगे, जजमेंट्स आएंगी उनके केस में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। देखिए, ये एक एडिटोरियल है मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर। इन्होंने क्या कहा है इसमें, इन्होंने ये बोला है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, जो हाथ से आप ह्यूमन एक्सक्रीटा उसमें उठवाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो हमारी आंखों के सामने मुद्दा आता है वो ह्यूमन डिग्निटी का आता है। ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है, वैसे तो कहते हैं कि ऑल ह्यूमन लाइव्स आर प्रेशियस, पर आपको नहीं लगता मैनुअल स्कैवेंजिंग से ये पता चलता है सम आर लेस प्रेशियस एंड सम आर मोर प्रेशियस, क्योंकि आप उनकी जो ह्यूमन डिग्निटी है वो तो इन्फ्रिंज हो रही है ना। तो ये सब कुछ इसमें बात की गई है कि obviously the job is dangerous itself, क्योंकि सीवेज क्लीनिंग जो होगी इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना, और ह्यूमन एक्सक्रीटा से जब आप डील कर रहे हो, सीवर्स को क्लीन कर रहे हो, तो इट इज ऑब्वियसली अगेंस्ट आर्टिकल 121 राइट टू लाइफ with dignity, of course, है ना। it is not written here but I think I should have told you this। और अगर हम बात करें, इन्होंने तमिलनाडु की रीसेंट मूव के बारे में बात की है, क्योंकि वो लेके आए हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2003 के रूल्स। तो उस रूल्स में काफ़ी कुछ लिखा है कि स्कैवेंजिंग वैसे तो कम्प्लीटली मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिटेड है, लेकिन इस रूल्स ने कहा है मैनुअल क्लीनिंग जो है कुछ कंडीशंस में, जहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट, जब मशीन्स अवेलेबल है, तो देखिए मशीन्स आज अवेलेबल हैं हर चीज़ को साफ करने के लिए, फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कई स्पेसिफिक केसेस जिसमें मैनुअल क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें भी इन्होंने बहुत सावधानी बरतते हुए ये कहा है, जिन केसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए सबसे पहले तो वैलिड रीजंस स्टेट करें रिटन में, अथॉरिटीज़ वैलिड रीजंस बताएं ह्यूमन इंटरवेंशन क्यों चाहिए इस केस में क्लीनिंग के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंटली इन्होंने काफ़ी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, बहुत ह्यूज लिस्ट है जो इन्होंने बोला, जैसे प्रोटेक्टिव गियर, और जो आपको सेप्टिक टैंक में अंदर जाने से पहले पहनाया जाएगा, बहुत सारे एयर ब्रीदिंग अपैरेटस और एयरलाइन रेस्पिरेटर, एयर प्यूरीफायर, गैस मास्क, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग अपैरेटस, ये सब कुछ, क्लोरीन मास्क और इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन किट, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है ना डेथ का, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का होता है, वो जो गैसेस जो रिलीज होती है, नॉक्शियस गैसेस, उन्हीं की वजह से। तो अगर ये ऐसे ब्रीदिंग डिवाइसेस होंगी, एडिंग डिवाइसेस होंगी, तो काफ़ी हेल्प हो सकती है। वैसे तो इतनी कहाँ साइंस पहुंच चुकी है, तरक्की कर चुकी है, आज भी ऐसा क्यों देखा जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो देखिए, अभी इन्होंने डेटा बताया है कि 971 पीपल हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइव्स बाय क्लीनिंग सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स सिंस 1993। और 1993 ही वो साल है जब एक लॉ लाया गया था इसको कंप्लीटली प्रोहिबिट करने के लिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली, है ना। तो लेकिन तब भी 971 पीपल की डेथ कैसे हो गई जब कंप्लीटली प्रोहिबिट हो गया। तो यही सारी चीज़ें इसमें बात करने की कोशिश की गई है। पता है, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, बात करते हैं कि एक बेयर मिनिमम इनकम मिलनी ही चाहिए, तो सबसे पहले आई रिमेंबर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट दिस विद सम ह्यूज अथॉरिटी, है ना। तो उन्होंने यही कहा था, यूबीआई का कॉन्सेप्ट सबसे पहले, क्योंकि देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग होती तो है अभी भी, ये बात तो फैक्ट है, तो सबसे पहले उनको देनी चाहिए। अभी ठीक है, आप उनको एम्प्लॉयमेंट कहीं और नहीं दिलवा सकते, तो तब तक जब तक उनको एक स्किलफुल वो नहीं मिल जाता, उनको यूबीआई का प्रोविजन देना चाहिए। मैनुअल स्कैवेंजर शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूबीआई। अब देखते हैं जो हाई कोर्ट है केरला गवर्नमेंट को, जो केरला हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट और सीबीएसई को ऑर्डर्स इशू किए हैं कि आप एक प्रिवेंशन ओरिएंटेड प्रोग्राम को शुरू कीजिए, ताकि जो सेक्सुअल अब्यूज और इन तरह के, उसको एक प्रॉपर स्कूल करिकुलम में ऐड किया जाए। ठीक है, ये एक पॉक्सो से रिलेटेड एक केस सुन रही थी ये हाई कोर्ट, तो उन्होंने बोला अवेयरनेस जनरेशन के लिए, ताकि केसेस इमर्ज ही ना हो। जब बचपन से ही आपको पता होगा कि सेक्सुअल राइट एक्ट, सेक्सुअली क्या, आपको अगर प्रॉपर एडुकेशन दी जाएगी, तो इन तरह की चीज़ें इमर्ज होने की ही चांसेस कम हो जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि 1-2 महीने का टाइम आपको हम देते हैं,
एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे करिकुलम तैयार कीजिए। Supreme Court raises Karnataka iron ore mining ceiling limit, a very important example of ecology and economy balance। देखिए जो एक बेंच था जिन्हें हेड किया गया हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस एन वी रमन जी, क्योंकि कल की ये बात है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेज कर दी है सीलिंग लिमिट को आयरन और माइनिंग की। कहाँ पे? चित्रदुर्गा, यानी बलेरी, चित्रदुर्गा और एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? कर्नाटका में। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि conservation of the ecology and environment must go hand in hand with the spirit of economic development। एपेक्स कोर्ट ने रेज कर दी है सीलिंग लिमिट ऑफ आयरन और माइनिंग फ्रॉम 28 MMT to 35 MMT इन द बालेरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में की है वैसे तो, चित्रदुर्गा और तुमाकुरु, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी की है। और बेसिकली मुझे बस आपको ये बताना था कि सुप्रीम कोर्ट ने रेज करते हुए ये बताया, देखिए कर्नाटका काफ़ी स्टेप्स ले चुका है इस मामले में, दे आर डूइंग प्रिटी वेल एज फार एज इकोलॉजी प्रिजर्वेशन इज कंसर्न। सो and hence we believe that economic development is also important, so we give this verdict of ours. So you can keep it as a short example of ecology, how ecology and economic development has to be balanced. ओके, 3 जज बेंच टू रिव्यू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन पोल प्रोमिसेस। आपको मैंने बताया था एक एस सुब्रमण्यम बालाजी जजमेंट है जो 2013 में एक 2 जज बेंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट की दी गई थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था, देखिए मैं आपको केस तो बता चुकी हूँ, फिर भी डीएमके की जो मैनिफेस्टो था, डीएम की एज अ पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने उसमें प्रॉमिस किया था कि हम टेलीविजन देंगे, कलर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस टाइम पे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ना, सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सेक्शन 123 हैज टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, क्योंकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस से डील करता है। तो वो एक कैंडिडेट को बोल सकता है कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक कर रहे हो। पूरी पॉलिटिकल पार्टी कैसे करप्ट हो सकती है और कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस को अंडरटेक कर सकती है? तो एन.वी. रमन जी ने कहा है कि इसको रिकंसिडर करने के लिए हमारी पिछली जजमेंट को के जो प्रोमिसेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए जाते हैं, डू दे कॉन्स्टिट्यूट करप्ट प्रैक्टिस और नॉट, तो ये इसके लिए नया जज बेंच बैठेगा, 3 जज बेंच बैठेंगे इनको रिव्यू करने के लिए प्री पोल प्रोमिसेस को, क्योंकि फ्रीबीज का आपको पता है बहुत ही मुद्दा चल रहा है। और इन्होंने कहा है, देखिए लॉ तो क्लियर है, अभी तक देखिए लॉ क्लियर है कि इन तरह का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो अभी तक नहीं इसे करप्ट प्रैक्टिसेस बोला जाता। पर देखते हैं क्या इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए सही है कि नहीं, तो ये देखेंगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। फीफा ने लिफ्ट कर दिया है इंडियन फुटबॉल बॉडी पे अपना बैन, अब हम कंडक्ट कर सकते हैं अक्टूबर में अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप एज वेल। थैंक यू सो मच।